आज हम प्रतिरोधों क्या होते हैं उनको अच्छी तरह से समझेंगे और फिर प्रतिरोधों का संयोजन तक हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं इसके नाम से ही कि प्रतिरोध या रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए बच्चों, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, तो वैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रतिरोध का मतलब ये कोई ऐसा अवरोध है जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये इलेक्ट्रिक वायर है, सबसे पहले हम इस प्रतिरोध को अच्छे से समझ रहे हैं बच्चों, उसके बाद हम इसको और डिटेल से पूरा देखेंगे। तो ये कोई तार है, इतना मोटा मैंने कोई इलेक्ट्रिक वायर लिया है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि प्रतिरोध होता क्या है। तो देखिए ये किसी ना किसी पदार्थ का बना होगा, ये कोई चालक पदार्थ का बना हुआ तार है। अब ये जब तार है तो हम जानते हैं, और ये चालक पदार्थ का बना हुआ है, तो हम जानते हैं कि हर पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं और अणुओं से मिलकर के बना होता है। तो इस पदार्थ के अंदर परमाणु होंगे और परमाणु में हम जानते हैं नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऐसे कोई दूसरा परमाणु, उसमें के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तीसरा परमाणु उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, चौथा परमाणु उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस पूरे जो तार है उसके अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे और उसके अंदर उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो ये संरचना में कुछ इस तरह से दिखेगी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो चालक पदार्थ का तार था इसमें बहुत सारे परमाणु हैं, हर परमाणु में एक नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब यदि ये चालक पदार्थ है तो हम जानते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इस तार के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मुक्त है या फ्री है, इसलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको हम कह देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यही वो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों जिनके कारण तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हम कहते हैं कि किसी चालक तार है, तार हमने लिया, तार में विद्युत प्रवाहित हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है। तो क्यों हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, तार के अंदर कौन प्रवाहित होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है तार के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इसी को हम कहते हैं धारा का प्रवाह होना। तो देखिए बच्चों, जब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब ये इस तार में से प्रवाहित होंगे तो हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो इतने सारे नाभिक है ये अपनी ओर आकर्षित भी करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, ये जब गति करेगा इस दिशा में सीधा जैसे आगे जाने की कोशिश करेगा, ये इस परमाणु के नाभिक से आकर्षित भी होगा। लेकिन इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज के होते हैं, माइनस चार्ज के होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित भी करेगा। इसलिए जब ये गति करता है तो ये जो आयन बने हुए हैं खूब सारे, ये परमाणु जो बने हुए हैं, इनसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन टकराता है। जैसे ये सीधी गति करेगा, मानो इससे टकरा गया, इससे चलने के बाद ये यहाँ चला गया। जैसे ये आगे बढ़ा, इस परमाणु से टकरा गया, इससे टकराने के बाद ये इधर चला गया, इससे टकरा के ये इधर आ गया, इससे टकरा के ये इधर आ गया, फिर ये टकरा के आगे बढ़ गया। तो इस चालक पदार्थ के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस तरह से टकराता हुआ गति करता है, जिसके कारण इसका जो रास्ता था, इस इलेक्ट्रॉन को इस तार में इस स्थान से चलना था और चल करके कहाँ जाना था, आगे जाना था। तभी तो इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब इस स्थान से इस स्थान पर जाना था, माना ये तार का पहला सिरा ए है, ये तार का दूसरा सिरा बी है, तो तार के एक सिरे से दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉन को जाने में ये बाधा उत्पन्न हो रही है, ये प्रतिबाधा लग रही है। कौन सी प्रतिबाधा लग रही है, ये कौन सा अवरोध हो रहा है कि इन आयनों से इसको टकराना पड़ रहा है। तो इसके मार्ग में जो ये बाधा उत्पन्न हो रही है जिसके कारण इसको इनसे टकराना पड़ रहा है और अपने जाने में, यहाँ तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन कठिनाइयों को, इन प्रतिबाधाओं को, इन अवरोधों को ही हम कहते हैं इस तार का प्रतिरोध। यही हमारे कहलाता है बच्चों प्रतिरोध। और हर चालक पदार्थ की जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए हर तार का, हर चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो भी अलग अलग होता है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, उसे आयनों से टकराना कम पड़ता है, उसका प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। और हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा यहाँ आयन होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को उनसे टकराना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा इस तार का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। अभी हम प्रतिरोध को तो परिभाषित कर लिया हमने कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। हम समझ गए कि किसी चालक तार में आवेशों के या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को, तो हम कहेंगे चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यह अवरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो हमने प्रतिरोध को परिभाषित कर लिया। ये ठीक उसी प्रकार से बच्चों, इसी का एग्जाम्पल एक और मैं बता देता हूँ। जैसे ये कोई रास्ता है, रास्ता हम जानते हैं पथ है चलने के लिए, कोई सड़क है, और इस सड़क पर अगर हम बहुत सारे कांटे बिछा दें, तो कांटे अगर हम बिछा देंगे तो अगर कोई राहगीर इस स्थान से चलना प्रारंभ करे
और इस स्थान तक पहुंचेगा, तो जितने ज़्यादा इस रास्ते में कांटे बिछे होंगे उतना उसे यहाँ से जाने बिंदु बी तक जाने में परेशानी अनुभव होगी, उसे उतना अवरोध का सामना करना पड़ेगा। तो ये कांटे जो है वो उस राहगीर के लिए क्या है, प्रतिरोध है। अगर ये कांटे नहीं होते तो ये राहगीर यहाँ से यहाँ तक दौड़ करके बड़ी आसानी से पहुँच जाता, लेकिन अगर ये रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं तो इसको जाने में प्रतिबाधा का या अवरोध का सामना करना पड़ेगा। तो इस राहगीर के लिए जो कांटे प्रतिरोध है वही चीज इलेक्ट्रॉनों के लिए कौन है, आयन है। तो इन दोनों एग्जाम्पलों को हम समझ सकते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। साथ ही बच्चों अब हम देख लेते हैं, इसी के साथ प्रतिरोध को हम समझने के बाद हम देख लेते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोधों की निर्भरता अर्थात ये जो प्रतिरोध होता है ये किस बात पर निर्भर करता है। तो पहली चीज हम ले रहे हैं तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर, तार की लंबाई का मतलब है कि ये जो चालक तार था इसकी लंबाई को अगर मैं बढ़ा दूं, अगर किसी चालक तार की लंबाई को मैं बड़ा कर दूं, इतना बड़ा तार हमने ले रखा है उसकी बजाय मैं और बड़ा तार ले लूं या उसकी लंबाई को छोटा कर दूं, तो उस तार के प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए बच्चों अभी अभी हमने क्या सीखा है कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं वो हमारे लिए क्या है, प्रतिरोध है। अब बताओ बच्चों, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी दूर तक कांटे बिछे हुए हैं और एक में इसी तार की लंबाई को दुगना करना मतलब इसी रास्ते को क्या कर दिया मैंने, दुगना कर दिया, और वही कांटे इसके अंदर बिछे हुए हैं। तो देखो एक तो यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर तक जाना था और 1 किलोमीटर तक कांटे बिछे हुए थे, तो हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर मान लो 1 किलोमीटर के बजाय 2 किलोमीटर तक कांटे बिछा दिया जाए और बोला जाए कि अब जाओ 2 किलोमीटर तक, तो हम जानते हैं हमें ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता कैसा हो गया, और अधिक लंबा हो गया। वो कब, वो इसी के साथ है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वो इसका प्रतिरोध था। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है। बताओ बच्चों, अगर इसकी तार की लंबाई को मैं बड़ा कर दूं यहाँ तक और मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ से यहाँ नहीं जाना बल्कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, मतलब रास्ते को दुगना कर दिया मैंने, इस तार की लंबाई को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम समझ पा रहे हैं इतना तो कि प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। तो मैं कह दूंगा चालक तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है कि लंबाई को बढ़ाने पर, लंबाई को बढ़ाने पर, ये ऊपर का तीर का निशान का मतलब बढ़ाने पर, लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। इसको हम समझ गए, इससे लंबाई को बढ़ा दिया मतलब रास्ते को बढ़ा दिया तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब प्रतिरोध भी दुगना हो गया। जैसे किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना करने पर प्रतिरोध भी कैसा हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। चालक तार की लंबाई को अगर हम दुगना कर देंगे तो उसका प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक इसी के विपरीत यदि हम चालक तार की लंबाई को आधा कर दें, मैं कह दूं कि तुम्हें यहां से लेकर यहां तक नहीं जाना है इलेक्ट्रॉन को, अब इस रास्ते को मैंने आधा कर दिया कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर यहां तक ही जाना है, तो इसको परेशानी का कम सामना करना पड़ेगा, तो प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लंबाई को आधा करने पर प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा। अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध, माना कि ये जो चालक तार था इस पूरे का प्रतिरोध है 2 ओम, इस चालक तार का ए बिंदु से बी बिंदु तक प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। अब मैं इस चालक तार की लंबाई को दुगना कर दूं, इसकी लंबाई मान लो यहां से यहां तक थी 1 मीटर और इसका प्रतिरोध कितना था, 2 ओम। अब मैंने क्या करा, चालक तार की लंबाई को कितना कर दिया, 2 मीटर कर दिया, अर्थात पहले 1 मीटर थी अब कितना कर दिया, 2 मीटर कर दिया, दुगनी कर दी लंबाई को। तो प्रतिरोध आर जो पहले 2 था अब प्रतिरोध आर कितना हो जाएगा, तो प्रतिरोध हो जाएगा 4, क्योंकि लंबाई को दुगना कर दिया तो प्रतिरोध भी कैसा हो गया, दुगना हो गया। लंबाई को अगर मैं 1 मीटर की बजाय 5 मीटर कर दूं, अगर मैंने लंबाई को कितना कर दूं, 5 मीटर, अर्थात मैंने 1 को किससे गुणा कर दिया, 5 से, 5 गुना लंबाई कर दी, तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 5 गुना। तो 2 को 5 से गुणा करा तो 2 पंजे 10, तो ये प्रतिरोध हो जाएगा 10 ओम। इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। ये हमारे समझ में आ गया। अब हम प्रतिरोध की पहली निर्भरता होगी चालक तार की लंबाई पर। अब प्रतिरोध की दूसरी निर्भरता देखें, दूसरी किस बात पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध जो दूसरी निर्भरता है वो है इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। जो चालक तार होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए जब भी कोई बेलन होता है, ये चालक तार जो हम लेते हैं, ये तार जो होता है, जैसे इसको तार मान लो, ये कोई चालक तार है, तो इस तार में
ये वाला जो क्षेत्रफल होता है यहाँ, ये जो गोल सिरा बन रहा है, ये जो वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कोई तार जितना ज़्यादा बारीक होगा, पतला होगा, उसका ये जो क्षेत्रफल ये भी कम होगा। अगर ये तार इतना मोटा होता तो ये गोल जो यहाँ पर क्षेत्रफल आता वो क्षेत्रफल भी कैसा आता, बड़ा आता। जैसे यहाँ पर जो ये गोल क्षेत्रफल बन रहा है ये है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल क्या कहलाता है, ये जो वृत्त है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यही कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये कह रहा है कि चालक तार की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है प्रतिरोध। तो क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है इसको अभी समझ लेते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको इसी उदाहरण से समझो। अभी तो पिछले वाले में तो हम तार की लंबाई बढ़ा रहे थे, मतलब रास्ता और लंबा कर दिया हमने, दुगना कर दिया, वहां तक कांटे बिछा दिए। लेकिन अब स्थिति क्या कर रहे हैं हम, इसका जो ये अनुप्रस्थ काट है अर्थात रास्ते की जो चौड़ाई है इस चौड़ाई को बड़ा कर रहे हैं। मतलब कांटे इतने ही हैं लेकिन इसकी चौड़ाई को हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, इतना चौड़ा रास्ता बना दिया। यही कांटे हैं लेकिन इसकी चौड़ाई को हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो अब ये कांटे दूर दूर बिछे होंगे, ऐसे समझ लो, कांटे उतने ही हैं तो ये कांटे दूर दूर बिछ गए। तो अब जब यहाँ से व्यक्ति जाएगा तो उसको पहले की तुलना में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता कैसा हो गया, चौड़ा हो गया। एक तो पतली सी गली में से जाना हो और एक रास्ता बहुत चौड़ा हो जाए, तो चौड़ा हो जाए तो हम जानते हैं उसमें जाना हमारे लिए आसान होगा। वही काम इसके साथ है, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बड़ा कर दिया। पहले क्षेत्रफल यहाँ तक अगर a था, अब इसके क्षेत्रफल को बड़ा कर दिया अर्थात तार की चौड़ाई बढ़ा दी। तो इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से जा रहा था अब इलेक्ट्रॉन को जाने में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता कैसा है, चौड़ा है। जितनी रोड चौड़ी होगी हमको जाने में उतनी आसानी होगी, और जितनी रोड सकड़ी होगी उतना ही हमको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वही इसके साथ है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि बढ़ाएंगे, यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, ऊपर का तीर का निशान मतलब क्षेत्रफल को बढ़ाना अर्थात ये तार का चौड़ा होना, तो हम जानते जाने में आसानी होगी। आसानी का मतलब प्रतिरोध कैसा हो गया, कम हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे तो उसका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि क्षेत्रफल के मान में कमी करोगे, क्षेत्रफल के मान में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, इसका मतलब तार को और पतला कर दिया, तो फिर प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि रास्ता हमने कैसा कर दिया, छोटा कर दिया। इसको हम इसी उदाहरण को दिमाग में रखें तो हम हमेशा ध्यान रख पाएंगे कि प्रतिरोध का मान इसके क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है। तो क्षेत्रफल को कम कर दिया, इसका मतलब ये तो समझ गए बच्चों, अगर मैं एक तार मैंने बहुत पतला तार ले लिया, बिल्कुल बारीक तार ले लिया, तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि बारीक है तो रास्ता बहुत छोटा हो गया, हमें जाने में परेशानी ज्यादा महसूस होगी, तो प्रतिरोध हो गया ज्यादा। इसके बजाय अगर मैं मोटा तार ले लूं तो मुझे प्रतिरोध कैसा लगेगा, कम महसूस होगा। तो इस तार का प्रतिरोध कैसा है, बारीक तार का ज्यादा है, और इस मोटे तार का प्रतिरोध कैसा है, तो इसका प्रतिरोध कम है। तो ये बात हमारी क्लियर होगी कि क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करेगा। क्षेत्रफल का मतलब है इसकी मोटाई ज्यादा होना मतलब तार का मोटा होना, और इसकी मोटाई कम होना मतलब तार का पतला होना। तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, क्योंकि जाने में परेशानी होगी, और तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकेगा। तो एक उदाहरण इसका भी देख लें कि यदि किसी चालक तार का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, ऐसे लिख देता हूं कि किसी चालक तार का जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर है और उसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 2 ओम है। अब यदि उस चालक तार के एरिया को या जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए, 2 मीटर स्क्वायर कर दिया। क्षेत्रफल को क्या कर दिया मैंने, दुगना कर दिया। पहले 1 था, अब कितना कर दिया, 2 मीटर स्क्वायर कर दिया। क्षेत्रफल को बढ़ा दिया अर्थात इसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया, तो हमारा प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको अगर दुगना करा है तो प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो प्रतिरोध अब नया वाला प्रतिरोध R डैश कितना हो जाएगा, 2 का आधा कितना हो गया, 2 का भाग दे दो 1 ओम। तो इस तरह से प्रतिरोध कितना हो गया, आधा हो गया। तो हमने यहाँ देखा। और अगर बच्चों इसके क्षेत्रफल को यदि हम बढ़ाने के बजाय कम कर दें तो प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्रतिरोध। तो इस तरह से हम प्रतिरोध को ज्ञात कर लेंगे। अब एक ग्राफ भी देख लें। तार की लंबाई के साथ हमने देखा था प्रतिरोध बढ़ता है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहाँ प्रतिरोध और तार की लंबाई के बीच में ग्राफ खींचूं कि लंबाई का मान जैसे जैसे बढ़ाऊंगा प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये सीधी लाइन आता है क्योंकि R समानुपाती है L की। चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है R वो उसकी लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है। अर्थात समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में बढ़ना।
अगर कोई भी भौतिक राशि जब किसी समान अनुपात में बढ़ती है, जैसे लंबाई 1 बढ़े तो प्रतिरोध भी 1 बढ़े, लंबाई दुगना हो तो प्रतिरोध भी दुगना हो, लंबाई 3 गुना हो तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो, लंबाई 4 गुना हो तो प्रतिरोध भी 4 गुना हो, इसे कह रहे हैं ये एक ही अनुपात में बढ़ रही है, 1 गुना से बढ़ रही है ना। और कई बार ऐसा होता है कि 1 गुना से नहीं 2 गुना से बढ़ती है, जैसे लंबाई 1 हो तो प्रतिरोध 2 हो, लंबाई 2 हो तो प्रतिरोध 4 हो जाए, लंबाई 3 हो तो प्रतिरोध 6 हो जाए, दुगुना बढ़ रही है, हर को 2 से गुना करना पड़ रहा है, लंबाई 4 हो तो 4 दूनी 8 प्रतिरोध हो जाए, तो फिर इसको कहेंगे ये दुगुना से बढ़ रही है। ऐसे ही 3 गुना से बढ़ सकती है, लंबाई 1 हो तो प्रतिरोध 3 हो जाए, लंबाई 2 हो तो प्रतिरोध 6 हो जाए, लंबाई 3 हो तो 3 दिया 9, प्रतिरोध कितना हो जाए 9 ओम हो जाए, तो इसको कहेंगे 3 गुना से बढ़ रही है। ऐसे ही 4 गुना से, ऐसे ही 5 गुना से, ऐसे 6 गुना से, 10 गुना से, ये कितने भी गुना से बढ़ सकता है, कितने भी अनुपात में ये बढ़ सकता है, उसी को कहते हैं समान अनुपात में बढ़ना या समानुपाती। जैसे तो ये जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ कोई ना कोई बराबर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट ही बताता है कि 1 गुना से बढ़ेगा, 2 गुना से बढ़ेगा, 3 गुना से बढ़ेगा या कितने गुना से बढ़ेगा। पर समानुपाती का मतलब हो गया समान अनुपात में बढ़ना। अब दूसरी बात करते हैं कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ना, व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ना। व्युत्क्रम अनुपाती का होता है व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ना। व्युत्क्रम का मतलब उल्टे अनुपात में बढ़ना। ये 1 गुना बढ़ेगा तो ये 1 गुना कम हो जाएगा, ये 2 गुना बढ़ेगा तो ये 2 गुना से कम हो जाएगा, मतलब व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ रहा है, उल्टे अनुपात में बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। जैसे क्षेत्रफल को अगर 2 दुगुना कर दूं तो प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल को अगर 4 गुना कर दूं तो प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, जितना क्षेत्रफल हुआ है उसका आधा हो जाएगा, प्रतिरोध आधा हो जाएगा। या क्षेत्रफल को हम कम कर दें तो प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ना। तो 2 चीजें ध्यान रखो कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है। समानुपाती जब भी लगता है तो दोनों राशियां अंश में आती है, ये भी अंश में लिखा है, ये भी अंश में लिखा है। और ये व्युत्क्रम अनुपाती है क्योंकि इसके बढ़ने पर ही घट रहा है, इसके घटने पर ये बढ़ रहा है। जब ऐसा उल्टा काम होता है कि एक बढ़े तो दूसरी राशि घटे तो इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो R जो है वो क्षेत्रफल के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ रहा है। तो 2 चीजें हमारे पास आ गई कि क्षेत्र जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के तो समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इस क्षेत्रफल का ग्राफ भी अगर हम बनाए तो एरिया पर कैसे निर्भर करता है प्रतिरोध, तो एरिया का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, क्षेत्रफल का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रतिरोध के मान में क्या होती है, R के मान में कमी। ये देखो घटता हुआ ग्राफ इस तरह का आ जाएगा क्योंकि R जो होता है एक कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों से ही एक रिलेशन यहाँ पर बनाते हैं। वो रिलेशन क्या है, देखो R L के समानुपाती है, R 1/a के समानुपाती है या A के व्युत्क्रमानुपाती। तो R को लिख दें कि R जो होता है या प्रतिरोध जो होता है ये L के तो समानुपाती है और A के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को मिला करके लिख दिया एक ही फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला बता रहा है कि R L के तो समानुपाती है और R A के व्युत्क्रमानुपाती। हम जानते हैं कि जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमेशा एक ना एक नियतांक यहाँ आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। ये हमेशा ध्यान रखो फिजिक्स में, जब भी कोई समानुपाती हटता है या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, एक ही चिन्ह है, तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो आता है रो, इसको रो का चिन्ह है ये, तो इसे कहते हैं रो। ये कोई कांस्टेंट है, इसका मान 1 2 3 4 10 15 कुछ भी हो सकता है। तो ये रो एक कांस्टेंट है और बची हुई यही चीज आ जाएगी L/A। या इसे समझ लो जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं ना, बराबर लगाते हैं, तो एक ना एक कांस्टेंट यहाँ आता है, रो के A B C कोई भी कांस्टेंट मान लो, तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसे हम कहते हैं रो। ये जो रो है जो एक नियतांक है, ये चालक तार का कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। ये चालक तार का क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको विशिष्ट प्रतिरोध क्यों कहते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। कई बार प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। अच्छा देखते हैं हम इसको, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अच्छा रो का मान यहीं से निकाल लेते हैं। अगर ये चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है रो, तो रो का मान निकाले तो बराबर के बाद रो को रख लें, इन दोनों को यहाँ ले जाएं तो A भाग में यहाँ के गुणा में हो जाएगा और L गुणा में यहाँ के भाग में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रो बराबर R A गुणा में चल गया RA/L, तो RA/L। ये किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये कि विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है RA/L। अब इस विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कैसे करेंगे, तो विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करते हैं। देखिए बच्चों, अगर कोई तार ऐसा हो कि उसकी लंबाई 1 मीटर हो, तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर हो और तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भी 1 मीटर स्क्वायर हो। हमने L की जगह वैल्यू कितनी रख ली, L की जगह वैल्यू रख ली 1 मीटर, यहाँ आ गया 1।
और a बराबर कितना रख लिया 1, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 रख लिया, तो r से जब 1/1 गुणा होगा तो 1/1 तो कट के 1 ही आ गया, और 1 से जब किसी को भी गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस फॉर्मूले में रो बराबर किसका आ जाएगा r गुणा a की जगह 1 और l की जगह भी 1, तो ये कितना आ गया r, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर आ गया, तार के प्रतिरोध के। विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर आ गया, तार के प्रतिरोध के। तो हम कह सकते हैं यदि किसी 1 मीटर लंबाई के तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, उस तार का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध ही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, क्योंकि प्रतिरोध किसके बराबर आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा में एक विशेष बात आ रही है कि तार की लंबाई कितनी लेनी है, 1 मीटर लेनी है, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना लेना है, 1 मीटर लेना है। तो हमेशा लंबाई 1 मीटर ही लेंगे, हमेशा उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर ही लेंगे, तो उसका प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। चाहे चालक तार हमने कितना भी बड़ा क्यों ना ले लें, लेकिन जब इसका चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे, देखो बच्चों एक बार हम कंपेयर करते हैं कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर होता है। तो देखो अभी चालक तार की लंबाई को जैसे हमने बढ़ाया था, तो लंबाई बढ़ाने के साथ साथ हम जान गए कि उसका प्रतिरोध भी बढ़ गया था। प्रतिरोध क्यों बढ़ गया था, क्योंकि प्रतिरोध तो इस बात पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर के पूरे रास्ते पर चलना है तो कितनी बाधा का सामना करना पड़ेगा। तो लंबाई जैसे जैसे बढ़ा दी तो प्रतिरोध भी उसका बढ़ गया। लेकिन अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध की तो परिभाषा बोलती है कि तार कितना लेना है, 1 मीटर लेना है, और 1 ही मीटर स्क्वायर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए। इसका मतलब तार की लंबाई को चाहे बढ़ा दो, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध जब उसका निकालेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध कैलकुलेट करने के लिए तो हम तार को हमेशा उतना ही लेंगे, 1 मीटर। अब चाहे तार 10 किलोमीटर लंबा लो, चाहे 1000 किलोमीटर लंबा लो, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए तो जब कैलकुलेट हम करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध को, तो हम कैलकुलेट किससे करेंगे, तो 1 मीटर लंबा तार ही लेंगे। तो हर बार जब 1 मीटर लंबा तार ही लेंगे तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध तो वही आएगा, चाहे चालक तार की लंबाई कितनी भी बढ़ा दो। तो ये बात ध्यान में रखो कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखें। चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। पर चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है क्या, तो नहीं बढ़ता। चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने पर विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के लिए तो एक सीमा निर्धारित कर दी, एक निश्चित हमने डेफिनेशन दे दी, परिभाषा दे दी कि लंबाई हमेशा 1 मीटर ही होगी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर ही होगा। अब चाहे कोई चालक तार कितना भी बड़ा ले लो, कितना भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम या ज्यादा कर लो, विशिष्ट प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा नियत होता है। एक प्रकार का पदार्थ जैसे लोहा हमने ले लिया तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो हमेशा वही रहेगा। अब चाहे चालक उसका कितना भी बड़ा तार लो, कितना भी छोटा तार लो, कितना भी मोटा तार लो, कितना भी पतला तार लो, हमेशा उसका विशिष्ट प्रतिरोध निश्चित ही होगा। उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल इन दोनों बातों पर निर्भर नहीं करता। तो क्या विशिष्ट प्रतिरोध का मान किसी पदार्थ के लिए निश्चित होता है, तो बिल्कुल निश्चित होता है। हर पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान निश्चित होता है, लेकिन कुछ वातावरणीय कारकों पर जरूर निर्भर करता है। जैसे वातावरण का, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर बदल जाए, तापमान बदल जाए, सर्दियां हो, गर्मियां हो, ऐसे या उसको गर्म कर दें हम या ठंडा ज्यादा कर दें, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध बदल सकता है। ताप के साथ परिवर्तन हो सकता है। और दूसरा परिवर्तन किससे होगा, पदार्थ से होगा। अगर एक प्रकार का पदार्थ है तो विशिष्ट प्रतिरोध निश्चित है, लेकिन जब पदार्थ बदल दें, लोहा और सोना या चांदी, ये अलग अलग पदार्थ है, तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। लेकिन लोहे के लिए जो मान है वो फिक्स है, फिर चाहे तार कैसा भी लंबा हो, कैसा भी छोटा हो, उसके लिए विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही रहेगा। अच्छा, इसी के साथ ये भी ध्यान रख ले बच्चों, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसी को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है प्रतिरोधकता। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध हम रो पढ़ रहे हैं, ये वाला, ये विशिष्ट प्रतिरोध जो हमने लिखा, इसी को हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता। यही कहलाती है हमारी प्रतिरोधकता। अगर इस नाम से पूछ लिया जाए रेजिस्टिविटी,
तो हम इसको भी ध्यान में रखें कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसी को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। दो छोटे ग्राफ और बना लें। यदि किसी चालक तार के इस तरफ हम विशिष्ट प्रतिरोध को लें, यहाँ लंबाई को लें, तो बच्चों जैसे जैसे लंबाई के मान में वृद्धि करते जा रहे हैं, तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं, बताओ उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका जितना भी मान है उस पदार्थ के लिए वही रहेगा। इसलिए सीधी लाइन आएगी, ना तो ये ऊपर जाएगी बढ़ता हुआ दिखाएगा और ना ही नीचे आएगी तो ये घटता हुआ दिखाई देगा। ये सीधी लाइन आएगी, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का मान कैसा है, नियत है। अब बताओ अगर मैं विशिष्ट प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में ग्राफ खींचूं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलने से विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हम जानते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलने पर भी विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक कांस्टेंट लाइन आएगी, ये नियत लाइन आएगी, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई हलचल नहीं हो रही। तो विशिष्ट प्रतिरोध पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो ताप का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एक रिलेशन तो केवल मैं लिख देता हूँ, अगर हम इसको भी देखना चाहें कि कोई बच्चा जानना चाहे कि ताप का कैसे प्रभाव पड़ता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान T तापमान पर रो T का जो मान होता है वो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये एक फॉर्मूला है। डेल्टा टी किसको बताता है, तापांतर को बताता है। जैसे दो तापमानों के बीच में हम ताप का जब परिवर्तन हो रहा है, यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री ताप का जो परिवर्तन हो रहा है, तो 10 से 20 डिग्री ताप का परिवर्तन होने पर उसकी विशिष्ट प्रतिरोध कैसे बदलेगा, तो रो टी अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का मान टी टेम्परेचर पर बराबर होता है रो 0 अर्थात पहले वाले टेम्परेचर पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये टी तापमान पर विशिष्ट प्रतिरोध को बताता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान है वो ताप बढ़ने से, ताप जैसे जैसे बढ़ेगा डेल्टा टी बढ़ेगा, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा। तो तापमान के कारण विशिष्ट प्रतिरोध के मान में प्रभाव पड़ता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध देखो लंबाई पर निर्भर नहीं करता, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, लेकिन दो बातों पर करता भी है। एक तो तापमान पर करता है, किस पर करता है, तापमान पर करता है विशिष्ट प्रतिरोध का मान निर्भर, और पदार्थ पर निर्भर करता है कि कौन सा पदार्थ हमने लिया है। इन दो बातों पर विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। अच्छा, साथ ही साथ इसका एक परिपथ का जो चित्र है, हम परिपथ में सिंबल जो है इस प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं उसको भी ध्यान में रख लें कि ये प्रतिरोध को हम परिपथ में बताने के लिए इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये किसका चिन्ह है, ये प्रतिरोध का चिन्ह है, इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, इसी की सहायता से हम प्रतिरोध को दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इनका संयोजन पढ़ेंगे।